इसी तरीके की चैलेंजेस को अमेरिका और इसराइल को एक लंबे समय तक फेस करना पड़ सकता है। भले से बूट्स ऑन द ठीक है। ग्राउंड न करें, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो पोस्ट वॉर इंसर्जेंसी की संभावना निसंदेह दिखाई देती है। और वो जो सिचुएशन है, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो तो जाहिर है कि वो अपने विचारों में इस तरह के परिवर्तन नहीं ला सकते। भले से रिजीम चेंज हो जाए, नई सरकार आ जाए, लेकिन ये जो इनस्टेबिलिटी है इंसर्जेंसी के माध्यम से ऑल और इस राइट तरीके सर। के छुटपुट हमलों के माध्यम से वो लंबे समय तक बनी रह सकती है। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। एम्बेसडर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। खबर आई है सर कि ईरान की खुफिया एजेंसी ने सीआईए को एक संदेश भेजा है और वो इनिशिएट कराना चाहते हैं पेंटागन से पीस और सीज फायर। और इस खबर को जब मैंने जांच पड़ताल की कि क्या ये क्रेडिबल खबर है या सिर्फ ये एक यूफोरिया क्रिएट किया गया इंटरनेशनल मीडिया में, तो सर ये खबर सच निकली। ईरान की खुफिया एजेंसी ने सीआईए के जरिए कम्युनिकेट किया, वो चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए। अब सीआईए से कम्युनिकेशन चल रहा है कि जंग रुक जाए। माशाल्लाह लीडर्स जो वहाँ के वो धमका रहे हैं कि अभी तो हमने वो वाली रॉकेट फायर ही नहीं की जो हमें चलानी थी, अभी तो हमने वो हथियार निकाला ही नहीं जो अमेरिका को बर्बाद कर देगा, अभी तो वो हथियार हमने दिखाया ही नहीं जो इजराइल को 7 मिनट में ख़राब कर देगा। तो ये सब कम्युनिकेशन भी चल रहा है। मिडिल ईस्ट में आप हमला कर रहे हैं, यमन में फिर हमला हुआ है, कतर में फिर हमला हुआ है सर, यूएई में फिर से एक रॉकेट वहाँ पर ड्रोन से अटैक हुआ है। तो इधर तो आप एक्टिव हैं, उधर पीछे के दरवाजे से सीआईए से आप बात कर रहे हैं। ये किस तरह की डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है सर? और इतना ही बात करने को उत्सुक थे, पहले ही कर लिया होता। नमस्कार अमित जी, प्रणाम सर। नमस्कार सभी को पैनलिस्ट को। देखिए, अभी ये बड़ा क्लियर लग रहा है मेरे को कि ईरान की जो फायर पावर है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती चली जा रही है। और हो सकता है कि अगले 4-5 दिनों में वो बहुत ही डिग्रेड ज्यादा हो जाए। और उसके बाद न उनके पास ज्यादा ड्रोन बचेंगे, न उनके पास मिसाइल्स बचेंगी जिनके जरिए वो किसी भी देश के ऊपर हमला कर सके। दूसरी चीज ये बड़ी क्लियर हो गई है कि सारे के सारे अरब देश उसके अगेंस्ट में हो गए हैं। राइट सर। ओपन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यूएई के, कतार के, सऊदी के, कुवैत के, सबके ओपन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये इन्होंने बहुत गलती की है और हमारी डिफेंस हम किसी भी कीमत पे करेंगे, हम ईरान से डरने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ जो इन्होंने अजरबैजान पे हमला करके एक दूसरी और फ्रंट खोल रखी है। टर्की पे इन्होंने हमला किया, उसका एक फ्रंट खोल दिया इन्होंने। तो ये नए नए फ्रंट और खोल के इन्होंने और परेशानी अपने ऊपर ले ली है। अब ईरान को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचा, सिर्फ ये 3 जो ग्रुप है जिनका आप नाम ले रहे हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, उसके अलावा कोई उनको सपोर्ट ओपनली नहीं कर रहा है। चाइना और रशिया ने थोड़े स्टेटमेंट इश्यू किए हैं, बाकी और कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि ये जो वार है वो ऐसी फेज में पहुंच गया है कि अब ईरान के पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ वो नेगोशिएशन करके अपनी सरकार को बचा ले। अगर वो चाहते हैं कि ये जो उनकी खोमेनाई की जो सरकार है, जो मुल्लाओं की सरकार है, अगर उसको बचाना चाहते हैं तो नेगोशिएशन ही एकमात्र साधन है। नहीं तो अमेरिका जो है अब कुर्दिस्तान रेबल्स को भी तैयार करने की में जुटा हुआ है। ऑलरेडी उसके न्यूज आ रहे हैं कि उनको आर्म करेगा और इंटरनल रेबेलियन शुरुआत हो सकती है ईरान में। तो इन चीजों को देखते हुए आप ये मानिए कि वहाँ गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। जो आपने बात की थी इन 3 ग्रुप्स की, हिजबुल्ला, हमास और हुती, इनके बारे में मेरा ये मानना है, और मैं ईरान के भी कुछ ग्रुप्स की बात करना चाहूंगा कि ये जब इनकी पूरी ताकत क्षीण हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, उसके बाद ये गुरेला वारफेयर में जा सकते हैं कुछ ग्रुप्स। और वो छोटे छोटे हथियार लेकर के जो पड़ोसी देश हैं, अरब देश, उनके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो वहाँ है नहीं और अमेरिका के ऊपर वो हमला भी नहीं कर पाएंगे। इतना दूर तक उनके पास मार करने के हथियार नहीं होंगे। तो वो जो छोटे छोटे देश हैं उनको ये डर लग रहा है अभी से। अभी मेरी कल बहरीन में किसी से बात हुई थी, तो उनको ये डर लग रहा है कि ये गृह युद्ध छिड़ जाए और गुरेला वारफेयर अगर हो गया तो इन छोटे देशों को ज्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि उनको अमेरिका के ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंस होगी। तो ये एक रिस्क है जो प्रोलोंग कर सकती है इस वार को। लेकिन मेरे को बड़ा क्लियर लग रहा है कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प, चाहे हमें उनको कितना भी इरेशनल कहें या उनको सनकी कहें, वो ऐसे हैं नहीं। उनका मेरे ख्याल से पूरा एक बड़ा क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस में। वो इस युद्ध को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। वो ईरान की सारी ताकतों को डिग्रेड कर देंगे, न्यूक्लियर हो, चाहे मिसाइल की हो, चाहे ड्रोन की हो। और उसके बाद वो चाहेंगे कि वहाँ इंटरनल रेबेलियन हो और उससे सरकार का परिवर्तन हो।
वो अपना कोई वहां पे जी। आदमी इंस्टॉल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये इस मामले में उन्होंने देखा है कि बिटर एक्सपीरियंस है। हम्म। तो ये संभावना मेरे को नजर आ रही है, क्योंकि अभी ईरान में भी इंटरनल रिबेलियन के कुछ न्यूज आ रहे हैं। उन्होंने सारा इंटरनेट सब कुछ सोशल मीडिया बंद किया हुआ है। मैं अभी कुछ चैनल्स पे देख रहा था कि वहाँ कुछ जगहों पे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये मुल्लाओं की सरकार जाए और एक मॉडरेट सरकार वहां पे स्थान ले उन लोगों का। लेकिन ये सिचुएशन जब भी क्लियर होगी, एक बार खोमेनाई की अंतिम संस्कार हो जाए, ऑल उन्होंने राइट सर। उसको फिर पोस्टपोन किया है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उसकी प्रेजेंस का लाभ उठा के अभी सब लोगों को इकट्ठा रखा जाए। लेकिन जैसे ही उनका अंतिम संस्कार होता है, आप देखेंगे कि ग्रुप्स बढ़ जाएंगे और डेमोन्स्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। राइट सर। तो ये राइट सर। वार अभी कुछ सप्ताह जरूर चलेगा, लेकिन ये अंतिम धीरे धीरे टेपर ऑफ होता चला जाएगा, और होके धीरे धीरे ये गुरिल्ला वारफेयर में कुछ हद तक जाएगा, तब्दील ऐसा हो मेरा जाएगा। मानना है अमित जी। ऑल राइट सर, पॉइंट टेकन। जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे दो सवाल सर आपसे हैं। पहला सवाल तो ये कि इन प्रॉक्सीज को ख़त्म करने के लिए इजराइल बहुत वक्त से लगा हुआ है, लेकिन इतना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है सर इज़ वेरी डिफरेंट टेरेन। गोलन हाइट्स, लेबनान, क्योंकि इजराइल सर नीचे है, सीरिया और लेबनान सर जो वो ऊंचाई पर है, और नीचे है सर इजराइल। तो वहाँ से अटैक करना, बचाना, गोलन हाइट्स में हमेशा ही रॉकेट्स वहाँ गिरते रहते हैं। वेस्ट बैंक वाला इलाका सर थोड़ा सेफ है, क्योंकि वहाँ पर दीवार और फेंसिंग कर रखी है इजराइल ने, लेकिन सर बहुत बहुत फ्रेजाइल इलाके हैं। पहला तो सवाल ये कि कैसे ये कंट्रोल होंगे। दूसरा सवाल सर मेरा ये कि कुर्द लड़ाकों को अमेरिका, इजराइल बहुत टाइम से प्रॉक्सी समझ लीजिए सर, कि कुर्द अमेरिका और इजराइल के प्रॉक्सीज हैं। तो क्या ये प्रॉक्सी, कुर्द प्रॉक्सी इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ईरान पर हावी रहेंगे, या हमास, हिजबुल्लाह, हूतीस को डील करने में इजराइल की जिंदगी कट जाएगी सर? अमित, आपने दो प्रश्न किए हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले आपको देना चाहूंगा। राइट सर। देखिए, कुर्द एक ऐसी जनसंख्या जनसमूह है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह जिसके पास एक देश नहीं है। 4 से 5 करोड़ के बीच में अनुमानित इनकी इनकी जनसंख्या संख्या है, है। और इनके पास कोई देश नहीं है। ये लोग इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की, इन जगहों पर ये लोग रह रहे हैं, और इनकी बहुत वर्षों से अपने एक राष्ट्र की डिमांड है। 1991 में जब जब गल्फ वॉर हुई थी, तो उस समय यहाँ पर जब नो फ्लाई जोन इन्होंने डिक्लेयर किया था, तो एक ऑटोनोमस इनकी बॉडी वहां बन गई थी। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको कि अमेरिका कहेगा कि भाई अब हम आपको एक आपका अपना राष्ट्र देंगे, आप लड़िए। पहली बात, इसमें एक चीज जो समझने की है वो ये है कि इन कुर्दों के भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। उनको भी इकट्ठा करना मुझे मेरे को लग रहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये बात मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि जिन बूट्स ऑन ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं ईरान में, वो बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के अपने सैनिक होने के बजाय ये कुर्द जो लड़ाके हैं, लड़ाके नहीं कहूंगा, कुर्द लोग हैं जो कि अपना खुद का एक अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, वो वहां पर होंगे। और उनको कहा जाएगा कि भैया जो आपका अपना ईरान वाला हिस्सा है उसको कब्जे में करो। इराक में आप ऑलरेडी हो, बाकी कुल मिला करके ये एक इनका राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाएगी। ये कुर्दों का मेरे हिसाब से एक तरीका है। और ये कुर्दों को मैं यूं नहीं कहूंगा कि वो उनके प्रॉक्सी हैं। उन प्रॉक्सी तो वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि जैसे कि हुती है, या जिसको कि उन्होंने किसी एक पर्पस विशेष के लिए बनाया। खुद अपने खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, और सालों से लड़ रहे हैं। हजारों साल पुराना इनका इतिहास है। अब उस इतिहास में हम नहीं जाएंगे। ये बात जहां तक कुर्दों का सवाल है, जहां तक सवाल हुती, हिजबुल्लाह और हमास का है, या वो जो इस्लामिक रेवोल्यूशन वो हैं, जो रेजिस्टेंस वाले हैं अंदर जो इराक में है, ये लोग ऑलरेडी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी एक विचारधारा है। आप हमास को खत्म नहीं कर सकते। आप इतने सालों से हमास से लड़ रहे हो, हमास खत्म नहीं हुआ है। इनको खत्म करने का जो इसका जो एंड रिजल्ट होता है, एंड डिजायर्ड एंड स्टेट होती है, वो ये होती है कि आप उनको इतना सप्रेस कर दीजिए कि आने वाले 50 साल तक, 20 साल तक वो दोबारा सर ना उठा सकें। वो उन्होंने हमास का लगभग कर दिया है, छोटा मोटा। जैसे कि आप देखिए, आज हमारे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा है, ये है वो है, इनको सबको, ये सब पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। छोटा एक हमला यहाँ करवा दिया, एक साल में 2 हमले वहां करवा दिए। इस प्रकार
प्रकार की कार्रवाई वो भी करते रहेंगे, लेकिन इनको सप्रेशन करने का तरीका ये होता है कि इनकी लीडरशिप को टारगेट करो, लीडरशिप को खत्म करो, और अब इजराइल ने एग्जैक्टली वही किया है। तो जहां तक मेरा सवाल है, जो प्रश्न हमास का है, वो लगभग खत्म हो चुका है। हिजबुल्लाह को भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से कमजोर कर दिया है, लेकिन वो और जो उनके मनूवर्स मैंने बताया था हो चुके हैं। जहां तक सवाल हूती का है, हूती पिछले 8 साल से लगातार सऊदी अरब के साथ युद्ध में है। वो हूती जो है वो इसराइल के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो इसराइल से उसका कोई बॉर्डर लगता हुआ नहीं है। तो जब आपका बॉर्डर लगता हुआ नहीं है इतना इंपॉर्टेंटली, तो वो और आप इतना दूर हैं तो उनका कुछ नहीं। और जब आपका जो युद्ध सऊदी अरब से चल रहा है, उसके बाद आप आगे जाकर के आपका क्या उद्देश्य रहेगा, ये बात समझने की है। अब जहां तक सवाल ईरान का है, देखिए ईरान को भी पता है, मैं एम्बेसडर साहब से पूरी तरह सहमत हूं कि ईरान जानता है कि वो आत्मघात के पथ पर अग्रसर है, राइट सर। जो उन्होंने किया है। और खास करके अब जब एक के बाद एक वो और मोर्चे खोलते जा रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनकी सारी जो फोर्स है वो डिसिपेट हुई। एक और लाइन बोलूंगा प्लीज, उसमें क्या होता है कि ईरान के पास हथियार वैसे ही लिमिटेड हैं, फाइनाइट हैं। उसके अलावा वो हथियार जो कि इजराइल और अमेरिका तक हमला करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका के ग्राउंड तक तो पहुंच नहीं सकते, अमेरिका के जो फ्लोटिला है उस तक, वो और भी कम है। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने अपने जो शॉर्ट रेंज के हथियार हैं उनको पूरे अरब देशों पर हमला करके उनको डिसिपेट करना शुरू कर दिया है। लॉन्ग रेंज नेवी उनकी खत्म कर दी है, लीडरशिप उनकी खत्म कर दी है। किसी भी लड़ाई के अंदर 3 चीजें होती हैं, सर लीडरशिप, लड़ने वाला और लड़ने का साजो सामान। वो तीनों पर लगातार हमले कर रहे हैं, और ये मैं बता सकता हूं कि बहुत ज्यादा लंबा ऑल राइट ईरान सर। और यही वजह है कि जो आपने बताया कि उन्होंने मैसेज दिया है कि और संजीव सर के पास आ रहा हूँ। करिए। संजीव सर, जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं कि हूतीज यमन का बॉर्डर नहीं लगता इसराइल से, लेकिन जब सर हमास ने अटैक किया था इसराइल पर 3 साल पहले, तो सर वहाँ पर मैं था, और जितने रॉकेट हमास ने दागे थे उससे कम हूतीज ने नहीं दागे थे। और वो रॉकेट सर यरूशलेम में गिरे, तेल अवीव में गिरे, वेस्ट बैंक में गिरे,